हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज आपका टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन हाफ फैक्टर। वन हाफ ये नाम आपने सुन लिया है। अभी तक हम लोगों ने वन हाफ इक्वेशन पढ़ा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला था उसी को बोला जाता है वन हाफ इक्वेशन। नाउ द टर्न टू लर्न अबाउट वन हाफ फैक्टर। और ये एबनॉर्मल मोलर मास मैंने क्या लिख दिया है ना। थोड़ा सा अजीब है, बट मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा देखिए कि एबनॉर्मल मोलर मास क्यों लिखा गया होगा। हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? दो तरह के होते हैं हमारे पास सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें सल्यूट दो तरीके का होता है। जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। अब हमारे पास सल्यूट या तो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब समय आ गया है कि आप ये सब समझिए, और एक तरह का सल्यूट होता है इलेक्ट्रोलाइट। आप ये सारे वर्ड पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आपको पता होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तब ये भी मतलब हो गया कि ऐसे सॉल्यूशन किसी भी तरह के आयंस कंटेन नहीं करेंगे। क्या नहीं कंटेन करेंगे? आयंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब सल्यूट हम लोग सोल्यूशन में ऐड करते हैं, सल्यूट जब ऐड करते हैं सॉल्वेंट में टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, तो अगर सल्यूट का पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हुआ, न तो टूटा न तो जुड़ा, तो ऐसे में आयंस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा यूरिया, जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज या सुक्रोज, ये जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। अभी तक की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा वो इस तरह के नॉन इलेक्ट्रोलाइट तरह के सल्यूट के हिसाब से था। अगर मान लीजिए अगर हम सोल्यूशन बनाते समय हमने NaCl ऐड कर दिया या KCl ऐड कर दिया या कोई एसिड ऐड कर दिया, या मान लीजिए एसिड ऐड कर दिया या कोई बेस ऐड कर दिया, तो आपको पता है कि NaCl या Cl या एसिटिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्वेंट में ऐड करते ही डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। जबकि एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड को जो बेंजीन में ऐड कर दिया जाता है तो एसिटिक एसिड एसोसिएट मतलब कि जुड़ जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल एक बन जाते हैं। हम इन्हें बोलते हैं डाइमर, हम इन्हें बोलते हैं डाइमराइजेशन। मतलब एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन हो जाता है इन बेंजीन। तो एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन होना एसोसिएशन, और इन सबका वाटर में डिसोसिएशन। वाटर में जाते ही क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ऐसे में हमारा जो पार्टिकल है, आप समझिए इसको कि अगर हम लोग 1 मोल, फॉर एग्जांपल लेट कि मान लीजिए आपने कहा कि 1 मोल हमने सल्यूट ऐड करा, हमने 1 मोल सल्यूट ऐड करा, तो एक्वा सोल्यूशन में जाने के बाद इनके पार्टिकल क्या हो जाएंगे? 1 मोल से ज़्यादा हो जाएंगे। जो आप ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड, वो क्या हो जाएगा? 1 मोल से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप NaCl, NaCl क्या हो जाएगा? Na प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा? Cl माइनस। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 मोल। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, अगर NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए एसिटिक एसिड हम लोग ऐड करते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो इसके पार्टिकल 1 मोल से ज़्यादा होंगे और 2 मोल से कम होंगे। हमें पता तो नहीं चलेगा कितना होगा, बट 1 मोल से ज़्यादा और 2 मोल से कम होंगे। जबकि इसके अगर हम लोग 1 मोल एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मोल, तो 1 मोल यूरिया जो है, 1 मोल यूरिया वाटर में 1 ही मोल रहता है, ठीक है। मतलब यूरिया एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करता, ग्लूकोज नहीं करता, सुक्रोज नहीं करता। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा का मतलब होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप भूल जाइए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। हमारे जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन से हैं, याद है आपको? हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू X2, ठीक है, याद आया? दूसरा क्या था?
डेल्टा टी बी एलिवेशन वाला फार्मूला, इसमें फार्मूला था के बी इंटू यम। तीसरा था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू यम। और चौथा था पाई इक्वल टू सी आर टी। याद है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सल्यूट का पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, मोलैलिटी में भी किसका होता है, मोल ऑफ सल्यूट ऐड करते हैं, मोल ऑफ सल्यूट ऐड करते हैं, और इसमें भी क्या होता है, मोल ऑफ सल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। सब जगह सल्यूट का मोल है, सब जगह सल्यूट का मोल रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे आएगी, क्या कैलकुलेट होगी। अब मान लीजिए हमने 1 मोल सल्यूट ऐड किया और सॉल्यूशन में भी 1 ही मोल सल्यूट पार्टिकल हैं, तो ऐसे में जो भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू सोचा होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू सोचा होगा, वही ऑब्जर्व होगा। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड क्या होगा, एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि सल्यूट के पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रोलाइट तरह के सल्यूट में, सल्यूट में अगर हमने क्या किया, अगर हमने 1 मोल इस तरह के पार्टिकल ऐड किए, तो वो तो सॉल्यूशन में 1 मोल से ज़्यादा हो चुका है, या अगर एसोसिएशन होगा तो 1 मोल से कम हो चुका है। ऐसे में अगर सारा का सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो सल्यूट का पार्टिकल डिस्टर्ब होने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अलग अलग आएंगे। इन सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का हम यूज करते हैं सल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, सल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ऐसे में सल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मोलर मास जो भी आप कैलकुलेटेड है, असल में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट होने की वजह से सल्यूट के पार्टिकल चेंज हो गए हैं, ज़्यादा या कम हो गए हैं, और ऐसे में मोलर मास एबनॉर्मल हो जाएगा। इसी एबनॉर्मलिटी को करेक्ट करने के लिए वान टॉप ने एक फैक्टर प्रोड्यूस किया। वान टॉप ने एक फैक्टर दिया जो एक्चुअली ये बताता है, द फैक्टर इज एक्चुअली अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितना हुआ, उसके हिसाब से उन्होंने एक फैक्टर प्रोड्यूस किया, जिसे हम कैलकुलेट करके इन सारे फार्मूले को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करूं, ये सारे फार्मूले नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के हिसाब से थे। इलेक्ट्रोलाइट के सल्यूट के हिसाब से जो फार्मूले हैं, जो करेक्टेड फार्मूले हैं, अब यही फार्मूला पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू x2 हो जाएगा, जबकि डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू यम। अब देख पा रहे हैं सब जगह मैं आई का मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा हूँ, आई इंटू के एफ इंटू यम और पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखेंगे, आई यहाँ पे वान टॉप फैक्टर है, आई जो है ये है वान टॉप फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें आई निकालने आता हो, तो हम आसानी से सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से मोलर मास या दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा फोकस अब ये है कि वान टॉप फैक्टर कैसे निकाला जाए। तो इसको निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं, सीधा सीधा फार्मूला आप रखेंगे। ध्यान रखेंगे, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में करेक्शन कैसे किया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपको सीखना है आई कैसे निकालते हैं, सारा दिमाग इसी में लगाना है आई निकालने में। ठीक है, आई का मल्टीप्लाई करके आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मोलर मास जो है वो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड सेम आएगा। अगर आप आई निकालना नहीं जानते हैं ठीक है, आई निकालना नहीं जानते हैं, तो आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अच्छा, अब एक दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम कैसे समझ पाएंगे किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि सारे एसिड, सारे, कोई एक्सेप्शन नहीं है,
सारे एसिड, सारे तरह के बेस और सारे तरह के साल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, चाहे वो थोड़ा डिसोसिएट होते हों या पूरा डिसोसिएट होते हों, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट होते जरूर हैं। इसका मतलब अगर आपके न्यूमेरिकल में एक भी साल्ट का नाम आ रहा है, एसिड का नाम आ रहा है, बेस का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, और ऐसे कंडीशन में वांटा फैक्टर लगेगा। मतलब वांटा फैक्टर वाला आपका सारा का सारा फार्मूला अप्लाई होगा। किसी भी न्यूमेरिकल में कहा नहीं जाएगा कि आप वांटा फैक्टर लगाइए, ठीक है। अगर वांटा फैक्टर ही पूछा गया है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं पूछा गया है तो ऐसे में वांटा फैक्टर आपको समझना रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है तो वांटा फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो वांटा फैक्टर निकालना हम लोग सीखते हैं, वांटा फैक्टर निकालना सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वांटा फैक्टर आई जो है उसे निकालने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले प्लीज़ आप देखते जाइए, ठीक है। फार्मूला निकालने के लिए डेल्टा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, तो डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड का मतलब कि सॉल्यूशन में डेल्टा की वैल्यू क्या आई, डेल्टा मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही है, और कैलकुलेटेड का मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, जो आपने सोच के रखा था, सॉल्यूट ऐड किया था, उसके हिसाब से जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई, ठीक है। तो आई निकालने के लिए डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सारे तरह के जो डेल्टा हैं, सारे तरह के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सल्यूट के मोलर मास से क्या होते हैं, सल्यूट के मोलर मास से होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे होते हैं। ध्यान दिया आपने, आपने ध्यान दिया कि जब आप लिखते हैं मोल फ्रैक्शन तो उसमें मास अपान मोलर मास आता है, मोलरिटी मोल है ना, उसमें भी क्या आता है, मास अपान मोलर मास। मोलर मास हमेशा डेल्टा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसको हम मोलर मास के टर्म्स में लिखना चाहें, मोलर मास के टर्म्स में लिखना चाहें, तो आप कहेंगे डेल्टा ऑब्जर्व्ड है तो ऐसे में, और डेल्टा कैलकुलेटेड है तो मोलर मास ऑफ सल्यूट, जिसको मैं M2 से दिखाता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आएगा, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड को ही नॉर्मल वैल्यू कहा जाता है, क्योंकि हमने यही सोचा था, यही आना चाहिए। जबकि मोलर मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, इसी को एबनॉर्मल वैल्यू कहा जाता है। अगर आपके पास मोलर मास की वैल्यू दी गई है न्यूमेरिकल में, अगर आपके पास मोलर मास की वैल्यू दी गई है, उसके हेल्प से आई कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू दी गई है तो आई कैसे निकाला जाता है। दो फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला देखिए, आई निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल का यूज कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आप समझिए आई निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड, ओबीएस का मतलब ऑब्जर्व्ड होता है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, हमने एक मोल लिया था, एक मोल जो लिया था उसका मतलब है कि आपने कैलकुलेटेड वैल्यू ली थी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड, ठीक है। तो जो आप जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक मोल हमने लिया, एक मोल हमने पार्टिकल लिया, तो एक मोल पार्टिकल लिया तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड का मतलब एक मोल हो गया, और एक मोल ऐड करने पर अगर एक मोल की वैल्यू डिसोसिएट होकर के 1.7 मोल हो गई, मान लीजिए 1.7 मोल हो गई डिसोसिएट होकर के, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.7, क्या हो जाएगी, 1.7, ठीक है, बात हो रही है। तो आई जो है, आई का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास के हिसाब से आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया जा रहा है आपको, ठीक है, क्लियर बात हो रही है। डेल्टा ऑब्जर्व्ड का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें चार तरह के डेल्टा होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों में से जिस पे भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप बारी बारी से उसको यूज करेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट हो गया, एसोसिएट का मतलब जुड़ गया, एक मोल डाला था तो एक मोल से कम होगा ना, एसोसिएट का मतलब एक मोल से कम हो गया, तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा, एक से कम आएगा, एक से कम आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी, है ना।
आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ये कब होगी? एसोसिएशन के लिए, ध्यान रखेंगे आप। तो एसोसिएशन के लिए क्वांटा फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 आती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा आएगी। क्लियर बात हो रही है? आई की वैल्यू, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 है और डिसोसिएट हो गए ये 1.7 हुआ, तो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई। तो डिसोसिएशन आई को बढ़ाता है, एसोसिएशन आई को घटाता है, और उसके हिसाब से हम करते हैं कैलकुलेशन। उसके हिसाब से हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो एक सारी बातें तो ये हो गई। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा बात है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे और सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज आप ये टॉपिक सीखने की कोशिश करिए। न्यूमेरिकल मैं आपको इसको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी भी आप पिछला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है उस पर न्यूमेरिकल लगाइए। इसका न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा था ये टॉपिक क्लियरली समझिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियरली समझते जाइए, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दो तरह के। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दो तरह के। एक होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता हो, है ना, कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता हो, कंप्लीटली एसोसिएट या डिसोसिएट होना, ठीक है, कंप्लीटली एसोसिएट या फिर डिसोसिएट होना, इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है, वो उसको हमको पहले से पता है कि ये एसोसिएट या डिसोसिएट होकर कितना होने वाला है। कंप्लीटली का मतलब हम समझ जाते हैं। और एक होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ऑलरेडी पता है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ और ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। अगर आपने कहा KCl, और KCl ब्रेक होता है K प्लस में और Cl माइनस में, और ये कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो रहा है इन एक्वस, तो अगर ये 1 मोल लेंगे तो यहाँ पे कितना मोल बना? 2 मोल। आई की वैल्यू क्या आई? क्या आई? आई की वैल्यू 2 मोल आ गई। आई की वैल्यू क्या आ गई? 2 मोल आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, आई की वैल्यू मैंने कैसे निकाला? मैंने फार्मूला यूज किया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व, कितना ऑब्जर्व किया मैंने? 2 मोल। ई कैलकुलेट कितना था, कितना यूज किया था? 1 मोल। आई की वैल्यू क्या आ गई? 2 मोल आ गई, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ तब ना पता चला ना कि ये 2 मोल वैल्यू आ गई। वैसे NaCl के लिए अगर मान लीजिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट की जगह 80% होता, 85% होता, 90% होता, तो हमें कैसे पता चलता? उसके लिए हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए इनकम्प्लीट अगर बात करें, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं आई निकालने के लिए। अदरवाइज़ हम लोग सफ़र भी करेंगे, क्योंकि समझना तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझा भी रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि आई निकालने के लिए आप एक छोटा सा मेरे तरफ से फार्मूला यूज़ करिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये फार्मूला आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों के लिए भी यूज होता है। बट बेसिकली कंप्लीट एसोसिएशन या डिसोसिएशन में हमें पहले से पता रहेगा, ठीक है। 1 मोल है 2 मोल हो जाएगा। आप ना हो तो एक बार और देखिए इसको, ना हो तो एक बार और देखिए। जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं यूज कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होते हैं? अच्छा, ये भी ध्यान रखिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जनरली वो कंप्लीटली एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं। जैसे आप बोलते हैं HCl, आप बोलते हैं HCl या H2SO4, ये कंप्लीटली एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होंगे वाटर में, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट पक्का क्या है? वीक है, ठीक है। पक्का क्या? वीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते। तो कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा तो कैल्शियम प्लस प्लस बनाएगा और 2 क्लोरीन का माइनस आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 मोल लेंगे ये, तो ये बनेगा 3 मोल, हमें पहले से पता चल गया। और आई की वैल्यू क्या आएगी? 3 मोल आएगी। सॉरी, आई जो है मोल में नहीं यूज करते, ठीक है। ये एक सिर्फ रेशियो बस है।
और रेशियो का यूनिट नहीं होता। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आई और आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, फार्मूला होता है आपका, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेटेड। आई की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से आई की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है, वीक है, तो ऐसे में मेरे पास फार्मूला जो है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन आर डिसोसिएशन ठीक है, इनटू अल्फा। अल्फा क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, एक ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन इनटू अल्फा, ठीक है, हो गया, प्लस 1 माइनस अल्फा। फार्मूला क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन इनटू अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। और ये फार्मूला आई निकालने के लिए होता है, आई इससे पता चलेगा। लेकिन ये कब हम लोग निकालेंगे, इनकम्प्लीट एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए निकालने की कोशिश करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे आप आसानी से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, फटाक से देखिए। ठीक है, देखते जाइए। जैसे मान लीजिए मेरे पास है फार्मूला एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड, ठीक है, इनकम्प्लीट है, CH3CO माइनस बनाएगा और H प्लस बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आई की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो डिसोसिएशन के बाद कुल कितने आयंस यहाँ दिख रहे हैं आपको, एक आयन एक आयन, कुल कितने आयन हुए, 2 आयन। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, इनटू क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। थोड़ा इसको सॉल्व करिए तो क्या फार्मूला आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या आएगा, आपका फार्मूला आएगा 1 प्लस अल्फा आएगा। क्या दिख रहा है आपको, 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, सॉल्व थोड़ा करेंगे तो। अब थोड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरह के बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है दो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 2 आयंस प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी आयंस हो, उसके लिए आई की वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है, 1 प्लस अल्फा होती है। ये सब लर्न रखते रहिए और नोट भी करते रहिएगा। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू फिक्स होती है और उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस अल्फा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए ना हो तो, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड की जगह अगर आपके पास मान लीजिए कोई दूसरा ऐसा एसिड हो जो क्या नाम है, इस तरह का दिखता हो, बाइनरी होता हो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। HCl लेंगे, अब आप कहेंगे HCl तो सर स्ट्रांग होता है, HCl स्ट्रांग होता है, लेकिन मान लीजिए न्यूमेरिकल में कहा हो कि HCl पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा या पूरा एसोसिएट नहीं हो रहा। ध्यान रखिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट होते हो, इस पे थोड़ी शंका है। तो अगर ये 95% भी होता हो तो स्ट्रांग तो माना जाएगा ना, लेकिन 95% जो है वो 1 मोल को 2 मोल नहीं बना सकता। ऐसे में मैं इसको H प्लस और Cl माइनस करके बनाऊंगा और आई की वैल्यू निकालूंगा, फिर वही 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा होती है, 1 प्लस अल्फा होती है। इसी तरीके से दूसरों के लिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, देखते जाइए। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम क्लोराइड का मैंने एग्जाम्पल लिया था। एक एग्जाम्पल और कोई ले सकता हूँ, मैं मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, या आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल और ले सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे तरह के साल्ट हैं वैसे तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मान लीजिए कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं माना गया है इसको। ठीक है, ऐसे में ये क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट करेगा कैल्शियम प्लस प्लस और 2 क्लोराइड का माइनस। ये सब के सब क्या है, ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट हैं, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, और टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। कितना आयन यहाँ पे है, 1, और यहाँ पे कितना, 2, तो कितना हो गया, 3 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा हो गया, और फार्मूला क्या आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा। किसी भी टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा होती है।
अब आप बार बार सोच रहे होंगे सर ये अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है डिग्री ऑफ ये अल्फ़ा मैं यूज कर चुका हूँ इक्विलिब्रियम चैप्टर में लास्ट ईयर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फ़ा निकाल करके इसका मतलब आपको तब अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा या आपको अल्फ़ा पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अल्फ़ा निकालना भी सिखाऊंगा आपको, अल्फ़ा निकालना सीखना पड़ेगा, फिर आई निकालना सीखेंगे, फिर आई निकाल के तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेक्शन करना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आई निकालना सीखिए आप। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन है अल्फ़ा, और टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1+2 अल्फ़ा होती है। कोई भी टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट, टर्नरी का मतलब जो 3 आयन प्रोड्यूस करता हो, उसके लिए आई की वैल्यू कन्फर्म होती है 1+2 अल्फ़ा। बाइनरी के लिए उसकी वैल्यू होती है हमेशा ही, ठीक है। अब मेरे पास एक फार्मूला, जनरल फार्मूला है। मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है जनरल इलेक्ट्रोलाइट, तो फार्मूला आप कैसे बनाते हैं ध्यान रखिए। जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जनरल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए ABN-1 करके फार्मूला है, ABN-1, ठीक है। अगर ABN-1 करके फार्मूला है, ठीक है, तो ऐसे में ये जब टूटेगा ABN-1 टूटेगा तो बनाएगा AN प्लस N-1 प्लस N-1 B-, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मान लीजिए ध्यान रखिए कैसे मैंने देखा है, थोड़ा दिखाया है तो देखते जाइए। अभी मैं इसको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले ये देखिए कि ये ABN-1 है, यहाँ पे आपने करा AN, ठीक है, प्लस N-1 और BN-1B, ठीक है। अब इसका वांटा फैक्टर कैसे निकालेंगे? वांटा फैक्टर का इसका फार्मूला होता है कि 1+N-1 अल्फ़ा, बस हो गया, फार्मूला हो गया, इजी ना। 1+N-1 अल्फ़ा। अब सोचेंगे तो सर इसका यूज कैसे करना है, हमको थोड़ा बता दीजिए। चलिए मान लीजिए हमारे पास H2SO4 है, या हमारे पास कोई दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। थोड़ा उसको देखते देखते चलिए और समझते चलिए। जो मैंने कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल यूज किया ऊपर, कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल है, सही अगर समझना चाहे देखिए यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू जब मैंने यूज़ किया था तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे A के ऊपर चार्ज कितना लगेगा, चार्ज लगाइए N-1 यहाँ पे है, ठीक है, 2-1 तो एक प्लस पहले से रहेगा, और इस तरीके से आप कैल्शियम पे 2 प्लस लगा पाएंगे, जबकि क्लोराइड पे यहाँ पे क्या हो जाएगा N-1, ठीक है, ये लग जाएगा 2Cl-, ठीक है। एन का मतलब जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप निकाल ही नहीं पाएंगे इसको, है ना। एन का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सल्यूट गिव्स n मोल आयंस। मतलब एन का मतलब कि एक मोल सल्यूट से कितना मोल आयन मिला। तो यहाँ पे अगर एक मोल मैं इसका लेता हूँ तो यहाँ पे कुल कितना मोल मिलता है अगर हमको, ठीक है, एन मोल, तो यहाँ पे कुल कितना है एक्चुअली 3 है, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो इसको इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे 3-1 कर रहे हैं और 3-1 कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखते जाइएगा और फिर अब उसके बाद से फार्मूला निकालना। आप देखिए ना आई की वैल्यू मैंने कैसे निकाला होगा, आई की वैल्यू मैंने निकाला होगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3-1 अल्फ़ा, और इस तरीके से 1+2 अल्फ़ा आएगी वैल्यू, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 3 होती तो इस हिसाब से 1+2 अल्फ़ा आता, और ऊपर मैंने 1+2 अल्फ़ा निकाला भी था टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये जनरल फार्मूला जो है, जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिए ये सिर्फ उसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए फार्मूला यूज होगा जो ABN-1 टाइप का होगा। ABN-1 टाइप के फार्मूलों के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक समझाऊंगा। अभी ये अधूरा टॉपिक है, आधा हम लोगों ने समझा,
अभी आधा मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। आई और कैसे निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन तो मैंने दिखाया, एसोसिएशन कैसे करते हैं, अल्फा कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ चीज़ें आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और फिर उसके बाद से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे। अगले ही टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाना और इसका अधूरा टॉपिक सीखेंगे। आज आप पिछला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, उसी के हिसाब से आज का भी आप न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। थैंक यू।